हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लुसेंट का हिस्ट्री देख रहे थे। तो लुसेंट हिस्ट्री में हम लोग वैदिक समाज देख रहे थे। वैदिक समाज में कुछ दूर तक आए थे। तो आज जो है उसके आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे। तो उसके आगे वैदिक समाज में सिंधु सभ्यता खत्म हो गई थी। वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुआ चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू लुसेंट। और उसमें जो है उसके बाद का जो चैप्टर है वैदिक सभ्यता 4 नंबर में, उसका कुछ पॉइंट हम लोग एक क्लास देख चुके थे। आज जो है उससे आगे का वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, तो दशराग्य युद्ध है ना। दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। देखिए, अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, दशराग्य युद्ध का उल्लेख है ना। कोई दशराग्य युद्ध है जिसका उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो यह सब ऑब्जेक्टिव सीधा रहता है। ठीक, दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। दशराग्य युद्ध, फिर उसी से जुड़, दशराग्य युद्ध से ही है। दशराग्य युद्ध पुरुषनी वही रावी नदी को ही पुरुषनी नदी कहा जाता है। तो दशराग्य युद्ध पुरुषनी मतलब रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। तो ये जो दशराग्य युद्ध है ये रावी नदी के तट पर है और के तट पर हुआ। और किसके बीच, दो समुदाय है ना, सुदास और 10 जन के बीच। एक तरफ सुदास था और एक तरफ क्या था, 10 लोग थे। दोनों के बीच युद्ध हुआ, लड़ा गया, जिसमें सुदास क्या हुआ, विजयी हुआ। ये सुदास जो है यही विजयी हुआ और इसी युद्ध को क्या नाम दिया गया, दशराग्य युद्ध। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऋग्वैदिक समाज जो था उस वक्त वैदिक समाज में क्या था, 4 वर्णों में विभक्त था। जैसा आप लोग जानते हैं 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन क्या था, व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए, ये जो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्ण में विभक्त था, ये बात हम लोग जानते थे। ये वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था, यह भी जानते हैं। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। देखिए, ये जो है शुरू में जो था यह व्यवसाय पर आधारित था। अगर यदि जो आदमी का, जिस आदमी की जिस व्यवसाय में रुचि होती थी उसके अंतर्गत उसका जाति तय होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ मित्र, धीरे धीरे जो है पंडितों का या जिसका कहिए, जिन लोगों का भी कहिए, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसको जन्मगत बना दिया कि अगर मान लीजिए कोई शूद्र का लड़का है तो शूद्र हो गया, ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण हो गया। लेकिन बात ये नहीं थी, इसमें बात ये थी कि अगर ब्राह्मण का लड़का है और कोई नीच काम करता है तो वह शूद्र माना जाएगा, और अगर शूद्र का लड़का है वह भी कोई अच्छा काम या फिर वेद पाठ करता है या ज्ञान पंडित का काम करता है तो वो किस में होगा, वो ब्राह्मण में होगा। लेकिन बीते समय के साथ जो है ये चीज बदलती चली गई और आज जो है ये जन्मगत हो गई, जो व्यवसायगत थी। तो जाति प्रथा गलत नहीं था, लेकिन उसमें अब जिसका जिस चीज में रुचि था उस अनुसार बढ़ जाता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये जन्मगत हो गया। तो यही कह रहा है कि उल्लेख मिलता है इसमें, है ना। तो यह विभाजन जो था व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहेगा कि जाति वर्ण विभाजन का जो उल्लेख कहाँ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र जो है उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, है ना। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं सैंधव सभ्यता, उसमें वो समाज मातृ सत्तात्मक मानी जाती थी, क्योंकि उसमें स्त्रियों की मृण्मय प्रतिमाएं बहुत ज्यादा पाई गई, जिससे यह अंदाज लगाया कि वो समाज क्या था, स्त्री प्रधान था। लेकिन ये जो आर्यों का समाज है, जो कि वैदिक सभ्यता है, इस सभ्यता को क्या माना गया, पितृ प्रधान। और एक बात जान लीजिए, सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है। तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था,
समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था। और आज भी देखिए ऐसा ही है कि हमारा समाज पितृ प्रधान ही है, आज सब पुरुष प्रधान ही है। तो वही का उसी का कुछ ना कुछ है हम लोगों में ये। तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। पिता को क्या कहते थे? जो परिवार का मुखिया हो पिता, उसको क्या कहा जाता था? कुलप, है ना, कुलप कहा जाता था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा है कि आर्यों के समाज में जो पितृ प्रधान समाज था, उसमें परिवार का मुखिया पिता होता था और पिता को क्या कहते थे? कुलप, कुलप कहा जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां इस काल में पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियां जो होती थी इस काल में पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। आज भी देखिए यज्ञ अनुष्ठान वगैरह होता है, पूजा पाठ, तो पति पत्नी एक साथ बैठते हैं। तो वही कह रहा है, स्त्रियां इस काल में पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, जो आज भी लेती है। आगे देखते हैं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह भी नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं था। यह अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह भी नहीं था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और देखिए आगे देखिए, विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी। कोई महिलाएं जिनके मान लीजिए पति का देहांत हो गया, तो उनके छोटे भाई उनके देवर से विवाह कर सकती थी। ये किसमें था? तो ये वैदिक सभ्यता में मान्य था। आगे देखते हैं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिला है। कह रहा है कि स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, किसमें? वैदिक काल में। तो वही कह रहा है स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। तो इसका कुछ उल्लेख ऐसे मिला है ऋग्वेद में, लोपामुद्रा हो गया, घोषा हो गया, सिक्ता, आपला, ये सभी स्त्रियां हैं, एवं विश्वास जैसे ये सभी क्या है? विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिला है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा था? अमाजू, है ना। ऐसी महिलाएं वैदिक सभ्यता में जो शादी नहीं करती थी, जीवन भर अविवाहित रहती थी, उनको क्या कहा जाता था? अमाजू, अमाका जो अमाजू कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन लोगों को, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। वैदिक सभ्यता में जो स्त्रियां शादी नहीं करती थी, उनको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य जो होते थे उनके मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। और यह जो सोमरस बनाया जाता था मित्र, ये किससे? तो ये जो है एक वनस्पति से बनाया जाता था। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य लोग जो है 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहला है वास, दूसरा है अधिवास और तीसरा है उसनिस। उसनिस, तो वास, अधिवास और उसनिस, इन 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन? आर्य लोग, वैदिक सभ्यता में, है ना। तो क्या कह रहा है? आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। एक क्या है? वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उसनिस। वास, अधिवास और उसनिस, यह है उसनिस। आगे बढ़ते हैं। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। आर्य लोग जो अंदर कपड़े पहनते थे, अंदर पहनने वाले कपड़े को, शरीर के अंदर जो कपड़े पहने जाते हैं, उनको क्या बोलते थे वो लोग? निवी कहा जाता था। आर्यों ने शरीर के अंदर पहने जाने वाले कपड़े को क्या बोला था? निवी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। क्या क्या था? संगीत था, रथ दौड़ था और घुड़दौड़ था एवं द्रुत क्रीड़ा था। ये 3 चीज जो है आर्य लोग, 4 चीज जो है आर्य लोग अपने मनोरंजन के लिए करते थे। तो आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे, क्या क्या थे? संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्युत क्रीड़ा, है ना। संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और द्युत क्रीड़ा, ये 4 आर्यों के क्या थे? मुख्य साधन थे मनोरंजन के। किसके? मनोरंजन के साधन थे। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि था, ये तो जानते ही हैं। आर्य का मुख्य व्यवसाय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि एवं पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय को अधन्या, है ना। गाय को अधन्या, गाय को अधन्या मतलब 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में
रखा गया था। मतलब आर्य सभ्यता, इसमें वैदिक सभ्यता में जो आर्य लोग हैं, इन लोगों गाय को मारा उस समय नहीं जाता था, और गाय मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था, जिसको आप मार नहीं जा सकते, 9 मारे जा सकने वाले है ना। गाय को अधन्य अर्थात मतलब हुआ 9 मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। किसको? गाय को 9 मारे जाने योग्य श्रेणी में रखा गया, मतलब गाय की हत्या नहीं हो सकती थी। किसमें? वैदिक सभ्यता में। तो ये हम लोग आगे पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता, चैप्टर नंबर 4 लुसेंट से है, और प्योर आप जानते हैं कि सारा मटेरियल मेरा प्योर लुसेंट से है। तो फिर आगे इसके आगे जो है, इसके आगे का पॉइंट लेकर आएंगे, एक पॉइंट भी छूटेगा नहीं। अगर आप ईमानदारी से मेरा वीडियो शुरू से देखते हैं प्राचीन भारत, तो आप ये बात आप पाएंगे कि कहीं से भी एक पॉइंट भी छूटा नहीं है। इस बात का मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि लुसेंट से एक भी पॉइंट, क्योंकि हमने उसको उतने तरीके से लिखा है, हर पॉइंट को तोड़ कर, ताकि जो बच्चा एग्जामिनेशन का तैयारी करता है उसको कोई तकलीफ नहीं हो। अगर आप कंटिन्यू हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीज़ मिलेगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की सेवा करें। धन्यवाद।